हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले यहां पर पता करना है कि इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में यहां पर इस पहली पंक्ति में यहां पर बीच में 14 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि इस दूसरी पंक्ति में यहां पर बीच में 18 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में यहां पर 14 और दूसरी पंक्ति में यहां पर 18 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस पहली पंक्ति में यहां पर 14 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इस 15 में से इस 8 को पहले घटाया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 15 में से 8 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 7 और इस 7 का दोगुना करके कितना लिखा गया है, इस 7 का दोगुना करके लिखा गया है 14। और मेरे भाई ध्यान से देखिए बीच में यहां पर 14 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि बीच वाली पंक्ति में यहां पर 18 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो क्या करेंगे, इस 22 में से इस 13 को सबसे पहले घटा देंगे। तो यहां पर देखिए इस 22 में से इस 13 को घटा देंगे, तो 22 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो 9 का दोगुना कितना होता है, 9 का दोगुना होता है 18। और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इसी प्रकार से इस 41 में से इस 25 को सबसे पहले घटा देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 41 में से 25 को घटा देंगे, तो 41 में से 25 को घटाएंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 16। अब सभी का दोगुना किया गया है तो इस 16 का भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो 16 का दोगुना कितना होता है, 16 का दोगुना होता है 32। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर बीच में 60 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि इस दूसरी आकृति में बीच में 42 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में बीच में 60 है और दूसरी आकृति में बीच में 42 जिस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई
यहाँ पर देखिए पहली आकृति में बीच में दिया गया है 60 और 60 के चारों तरफ संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस 60 के चारों तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं इन संख्याओं के आमने सामने की दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो बीच में कितना आएगा 60 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 60 के बाहर वाली इन दो संख्याओं को देखिए, देखिए एक संख्या है 4 और एक संख्या है 15। तो यहाँ पर देखिए 4 और 15 को यदि हम गुणा कर देंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा, तो 15 चौक हो जाएगा 60 और 60 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा कर दें, यानी कि 12 और 5 को भी आपस में गुणा कर दें तो कितना आएगा 60 आएगा। तो यहां पर देखिए 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और बीच में देखिए 60 यहां पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस दूसरी आकृति में यहां पर 42 इसी प्रकार से आता है क्या। तो क्या करेंगे 42 के भी आमने सामने की दो संख्याओं को एक बार आपस में गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 के आमने सामने की बुझे यानी कि संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 7। तो यहाँ पर देखिए 7 छिके कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 42 यहाँ पर बीच में दिया गया है। अब क्या करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को भी गुणा करके देखते हैं कि बीच में 42 आता है क्या। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 14। तो यहां पर देखिए 14 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा 42, यानी कि यहां पर भी इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ रहा है 42 है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न चिन्ह के बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में से आमने सामने की दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के बाहर की इन दोनों संख्याओं को एक बार हम गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 13। तो इन दोनों को गुणा करिए तो 13 छीके कितना हो जाएगा, तो 13 छीके हो जाएगा 78। अब यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 78 आएगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को भी हम गुणा करके देखते हैं कि 26 और 3 को गुणा करने पर भी 78 ही आता है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 26 गुणा कितना कर देंगे 3 कर देंगे तो 26 तिये कितना हो जाएगा, तो 26 तिये हो जाएगा 78 है, यानी कि 26 और 3 को गुणा करने पर भी कितना आया 78 आया। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 78 है। अब हमें देखना है कि 78 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 78 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और यह 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को यह पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित विकल्प का चयन करें। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य का संबंध है घर के साथ में, सेम इसी प्रकार से इन चारों में से सही जोड़ा कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मनुष्य का संबंध है घर के साथ में, उसी प्रकार से इन चारों में से सही संबंध कौन सा है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर मनुष्य और घर का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए जो मनुष्य होता है ये कहाँ पर रहता है, घर के अंदर रहता है। अब सेम इसी प्रकार का जोड़ा इन चारों विकल्पों में से कौन सा है तो देखिए क्या बिल्ली होती है ये चूहे के अंदर रहती है तो नहीं सर, ये तो गलत है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है हिंसक पशु और मांद। क्या हिंसक पशु मांद के अंदर रहता है तो ये बिल्कुल सही जोड़ा है। यानी कि जो हिंसक पशु होता है वो मांद के अंदर रहता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर भरा जाएगा हिंसक पशु और मांद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लेंगे। कैसे तो देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले तो 2 हैं और बाद में 7 हैं। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले तो कितना है 2 है और बाद में कितना है 7 है। यानी कि इस श्रृंखला के अंदर हमें देखना है कि 217 कितनी बार लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए एक 217 तो हमें ये वाला दिख रहा है। देखिए प्रश्न में बोला गया है, क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए बीच में 1 है और इससे पहले कितना है 2 भी है और इसके बाद में कितना 7 भी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर है 219। देखिए 1 से पहले 2 तो है लेकिन 1 के बाद में 7 नहीं है तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे, यानी कि 1 तो हो जाएगा ये। इसी प्रकार से यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 217 है यानी कि 1 से पहले 2 भी है और 1 के बाद में 7 भी है तो ये हो जाएगा 2। यानी कि इस श्रृंखला के अंदर ऐसे एक कितने हैं 2 हैं जिनके पहले 2 है और बाद में 7 है। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 2 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सी और डी बहनें हैं, ए और बी भाई हैं, डी का भाई ए का बेटा है तो बी का सी से क्या रिश्ता है। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को देखकर इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। कैसे देंगे तो वो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर जो भी दिया गया है उसमें आपको एक एक लाइन चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि सी और डी क्या है बहनें हैं तो यहाँ पर देखिए ये तो कौन हो जाएगा सी।
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कौन हो जाएगा डी, और दोनों क्या हैं बहनें हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहन। ठीक है, दोनों बहन हैं, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फीमेल के लिए हम सिंबल यूज करेंगे माइनस का, और जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो गया कि सी और डी क्या है, बहनें हैं। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि ए और बी भाई हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, ए है, और ये कौन है, बी है। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, और दोनों मेल हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, आगे बोला गया है कि डी का भाई ए का बेटा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, डी, मान लीजिए इस डी का क्या है, कोई भाई है, और ये भाई क्या है, इस ए का क्या है, बेटा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा, यानी कि ए का बेटा है कौन, डी का भाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी का सी से क्या रिश्ता है, यानी कि जो ये बी है इसका इस सी से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है। तो अब आंसर कैसे देंगे वो देखिए, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ए का बेटा है कौन, डी का भाई। ठीक है, ये ए का क्या है, बेटा है, तो सीधी सी बात है डी ए की क्या होगी, बेटी होगी। फिर देखिए ए की सी क्या होगी, बेटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बी का सी से क्या रिश्ता है, तो देखिए जो ये ए है इसका भाई है कौन, बी। ठीक है, तो ए से बड़ा बी है, तो इन सभी का क्या लगेगा, ताऊ लगेगा। ठीक है, समझना यहाँ पर। और यदि ए से छोटा है बी, तो इन सभी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अब ऑप्शन में आपको चाचा दिया गया है या ताऊ दिया गया है, ये देखना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है चाचा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए जो ये बी है ये सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, और चाचा हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न में बोला गया है कि आज क्या है, तो आज है सोमवार, तो यहां पर हम लिख देंगे सोमवार। ठीक है, फिर आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है, इस 61 के अंदर सबसे पहले भाग दे देना है कितने का, 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि सप्ताह के अंदर दिनों की संख्या होती है 7, इसलिए 61 के अंदर भाग देंगे 7 का। तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा 8 7 56। ठीक है, तो 61 में से 56 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, और शेष जितना बच जाए उस शेष को आज का दिन जो दिया गया है उसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर शेष कितना बचा है, 5। तो देखिए यदि इस सोमवार के अंदर यदि हम 5 दिनों को ऐड कर देंगे तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कितने दिन ऐड करने हैं सोमवार में, 5 दिन है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5। तो देखिए आज क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पर देखिए सोमवार के अंदर देखिए 1 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद में क्या होगा, बुधवार, बुधवार के बाद में क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में क्या होगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में क्या होगा, शनिवार। यानी कि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा वार होगा, तो 61 दिनों बाद वार होगा शनिवार, या फिर दिन होगा शनिवार। अब हमें देखना है कि शनिवार किसी ऑप्शन में है, तो आंसर शनिवार हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन प्रमुख भाग हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्वजनिक हित याचिका या फिर PIL का विचार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? ऑप्शन ए है भारत देश में, ऑप्शन बी है अमेरिका देश में, ऑप्शन सी है ब्रिटेन देश में, और ऑप्शन डी है कनाडा देश में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सार्वजनिक हित याचिका या फिर PIL का विचार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सार्वजनिक हित याचिका या फिर PIL का विचार सबसे पहले अमेरिका देश में लागू हुआ था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दूसरी पंचवर्षीय योजना इन सभी में से किससे संबंधित थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित थी औद्योगिक विकास से। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, DNA की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि DNA की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि DNA की संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक मेमोरी का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है रैम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच में हुआ था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगलों के बीच में हुआ था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। इस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ के अंदर हमने जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को कवर किया है। और इन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। तो जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है झारखंड राज्य में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।